नमस्कार क्लास 8th के स्टूडेंट्स। तो कैसे हो? उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आपकी एसएसटी की जो न्यू बुक आई है, समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, उसका दूसरा चैप्टर भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने चैप्टर पहले से स्टार्ट कर दिया है। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड पहले से 3 वीडियो बना दी हैं, क्योंकि एसएसटी एकमात्र आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। कम से कम उसे 6 से 7 वीडियो में कंप्लीट करना पड़ेगा, और आपकी न्यू बुक में भी थोड़ा लॉन्ग दे रखा है। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं हर एक टॉपिक को हर एक पार्ट में डिवाइड करके समझाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 4 करेंगे। जिन जिन बच्चों ने पार्ट 1 व पार्ट 2 व पार्ट 3 नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ जाके चेकआउट कर देना। आज की वीडियो में भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 4 करेंगे, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर देना जो आपके ट्यूशन में पढ़ते हैं, आपके स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका चैप्टर भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। इसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में दे दिया था। ठीक है दोस्तों, हमने पार्ट 3 के लास्ट में ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया था, कृष्ण देव राय। ठीक है, तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वो था मुगल। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने न्यू टॉपिक को। देखिए, जब दिल्ली सल्तनत पतनशील था, तब बाबर तथा तुर्क मुगल शासक तथा सैन्य रणनीतिकार जो समरकंद, जो वर्तमान उज्बेकिस्तान से निष्कासित था। देखिए क्या हुआ, जब जब दिल्ली सल्तनत आया, दिल्ली सल्तनत फला फूला, दिल्ली सल्तनत का जब पतन का टाइम आया, तब बाबर और अन्य जो तुर्क के जो मुगल थे, उन्होंने क्या किया, तुर्क के मुगल शासक थे और जो सैन्य रणनीतिकार थे, यानी जो सैनिक थे, जो रणनीति भी देते थे, उन्होंने क्या किया, समरकंद यानी जो आधुनिक उज्बेकिस्तान से, वो वहाँ से निष्कासित थे। तो उन्होंने अपनी दृष्टि भारत की ओर मोड़ी। उन्होंने सोचा हम भारत पर कब्जा करेंगे। ठीक है, तैमूर वंशीय बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित किया, जिसे बाद में पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया। देखिए, जो ये बाबर था वो तैमूर वंश का था। ठीक है, उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में लड़ाया, और इसे पानीपत का पहला युद्ध कहा गया। ठीक है, इस युद्ध में बारूद, क्षेत्रीय तोपखाने व तोड़ेदार बंदूकें पर अतिशील निर्भरता थी, जिन्हें हाल ही में भारत में युद्ध में सम्मिलित किया गया था। यानी जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, उस पर अत्यधिक बारूद का इस्तेमाल किया गया था, तोपखाने का इस्तेमाल किया गया था, और तोड़ेदार बंदूकों का इस्तेमाल किया था। जो ये तकनीक अभी अभी भारत में आई थी, ये वाली तकनीक है। ठीक है, इस पराजय ने दिल्ली सल्तनत का अंत किया, तथा बाबर ने दिल्ली की सत्ता संभालकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। देखिए, जो इस युद्ध के बाद, इस पराजय के बाद जो दिल्ली सल्तनत थी, वो एकदम से ख़त्म हो गई, अंत हो गया, और बाबर ने दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। सिंपल मुगलों का प्रभुत्व बनाया उसने। और 1530 में बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र था हुमायूं, उसको साम्राज्य बनाए रखने में संघर्ष का सामना करना पड़ा। देखिए, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था हुमायूं। उसको साम्राज्य राजा बनने के लिए, यानी सुल्तान बनने के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो अफ़गान के जो नेता थे, जिसका नाम था शेर शाह सूरी, उसने उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र पर शासन स्थापित किया। ठीक है, हुमायूं को अपना साम्राज्य स्थापित करने में, यानी राजा बनने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अफ़गान के एक नेता थे शेर शाह सूरी, उसने नॉर्थ इंडिया के कई भागों में अपना शासन स्थापित किया, और कई दीर्घकालीन सुधार किए, कई बड़े सुधार किए। यद्यपि यह शासन अल्पकालीन रहा, यानी उन्होंने बहुत कम समय तक शासन किया, क्योंकि हुमायूं ने शीघ्र ही साम्राज्य पुनर्प्राप्त कर लिया था। यानी हुमायूं जो बाबर का बेटा था, उसने फिर से अपना साम्राज्य प्राप्त कर लिया, उसने संघर्षों से छुटकारा पा लिया था। इसी पूर्व हेमू, जो सूरवंश के अंतिम शासकों के अंतर्गत एक कुशल सेनापति व मुख्यमंत्री था, उस समय मुख्यमंत्री को वजीर कहा जाता था, ने दिल्ली पर अल्पकालीन नियंत्रण स्थापित कर हेमचंद्र विक्रम आदित्य के नाम पर शासन किया। यानी उससे पहले हेमू, जो सूरवंश का अंतिम शासक था, जो एक कुशल सेनापति भी था और मुख्यमंत्री था, यानी वजीर था, उसने दिल्ली पर कम समय पर अपना शासन स्थापित कर किया। किसके नाम पर उसने अपना शासन? हेमचंद्र विक्रम आदित्य के नाम पर अपना शासन चलाया। यद्यपि उसने कुछ सफलताएं भी प्राप्त की, यानी सैन्य सफलता अपनी अर्जित की, यानी उसने अपनी सेना भी खड़ी की, परंतु वह बाबर के पौत्र, यानी जो बाबर का पोता था, अकबर से युद्ध करते हुए पानीपत का द्वितीय युद्ध भूमि में घायल हो गया है। देखिए, बाबर का एक बेटा था जिसका नाम था हुमायूं। ठीक है, बाबर का एक बेटा था जिसका नाम क्या था? हुमायूं। और हुमायूं का एक बेटा था जिसका नाम था अकबर। सिंपल। तो बाबर का जो पौत्र था, यानी पोता था, अकबर से युद्ध करते हुए पानीपत का द्वितीय युद्ध भूमि में घायल हो गया। यानी हेमू, जो बाबर का जो पोता था, अकबर से युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में हार गया। वो कौन सा युद्ध था? वो था पानीपत का दूसरा युद्ध।
उसे बंदी बनाकर अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, यानी हेमू को बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया, जिसने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और शीघ्र ही अकबर ने दिल्ली को मुगलों के लिए पुनः प्राप्त कर लिया। यानी अकबर ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और शीघ्र ही अकबर ने दिल्ली को मुगलों के लिए प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है अकबर, जो बाबर का पोता था और हुमायूं का बेटा था, जिसने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। देखिए, अपने पिता हुमायूं की अचानक मृत्यु के बाद अकबर को 13 साल की उम्र में ही सम्राट बना दिया गया। यानी अकबर के पिता हुमायूं की अचानक से मृत्यु हो गई, इसी कारण अकबर को 13 साल की उम्र में ही सम्राट बना दिया। अकबर ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को मुगल शासन के अधीन लाने का अभियान आरंभ किया। यानी अकबर ने क्या ठाना था कि वह पूरा भारतीय उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट को मुगल शासन यानी मुगलों के अधीन करने का अभियान चलाएगा। उसका राज्यकाल क्रूरता एवं समन्वय का समीक्षण था, जो कि उसकी महत्वाकांक्षा एवं रणनीति द्वारा निर्धारित था। यानी उसने अपने जीवन में जो भी शासन किया था वो केवल क्रूरता यानी हिंसा और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन पर का एक मिश्रण था, जो उसकी रणनीति द्वारा निर्धारित था। यानी उसने रणनीति बना रखी थी कि वह शासन करेगा क्रूरता व समन्वय के मिश्रण से। ठीक है, आरंभिक विजय अभियानों में अपने पूर्ववर्तियों के उदाहरण का अनुसरण करते हुए उसने चित्तौड़, जो राजस्थान में आज चित्तौड़गढ़ है, में कोई दया नहीं दिखाई। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को उसने 5 माह से अधिक समय तक घेरा। यानी उसने कोई दया नहीं दिखाई। उसने क्या किया, जो चित्तौड़गढ़ का किला है उस पर 5 महीने तक घेराबंदी की। राजपूत सैनिकों ने इसका प्रतिरोध किया और मुगल सेना को भी काफ़ी हानि हुई, किंतु अतः किले में सेंध लगा दी गई और राजपूत सैनिक लड़ते हुए भी बड़ी संख्या में हताहत हुए यानी घायल हुए। जबकि सैकड़ों महिलाओं ने जौहर बता दूं आपको क्या होता है। देखिए, जबकि सैकड़ों महिलाओं ने जौहर किया। देखिए, जौहर तो जब तुर्क या मुगल सेना किसी भी क्षेत्र पर अधिकार करती थी तो वहाँ की स्त्रियों को गुलाम बनाकर ले जाते थे अथवा उनके साथ अभद्र व्यवहार करते थे। कई ऐतिहासिक उदाहरण ऐसे भी हैं राजपूत स्त्रियों के प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कई उदाहरण हमें राजपूत स्त्रियों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं जौहर क्या, जो अपनी पवित्रता और सम्मान की रक्षा के लिए खुद को अग्नि में परिताप कर देती थी, उसे जौहर कहते हैं। देखिए, क्या क्या होता था, जब मुगल किस क्षेत्र पर आक्रमण करते थे तो वहाँ की स्त्रियों को उठा ले जाते थे और उनके साथ अभद्र व्यवहार यानी अमानवीय व्यवहार करते थे। तो कुछ स्त्रियाँ ऐसी थी जो अपनी रक्षा करती थी, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए वो खुद को अग्नि में परिताप कर देती थी, अग्नि में जल जाती थी, तो इसे ही जौहर कहते हैं। तो कई स्त्रियों ने जौहर कर लिया। ठीक है, समझ गए होंगे जौहर क्या होता है। तो कई स्त्रियों ने जौहर कर लिया। अकबर ने किले में लगभग 30,000 नागरिकों के नरसंहार का आदेश, यानी अकबर ने कहा कि अकबर ने लगभग 30,000 नागरिकों के नरसंहार का आदेश दिया। यानी अकबर ने आदेश दिया कि इन 30,000 आदमियों को मार दिया जाए, इनका नरसंहार कर दिया जाए और जीवित महिला व बच्चे को दास बना जाए। जो भी महिला व बच्चे जीवित हैं उनको दास बना दिया जाए, अकबर ने कहा। अकबर की आयु उस समय 25 वर्ष की थी। आप देख सकते हैं कि अकबर ने 25 साल की उम्र में क्या क्या किया था। ठीक है, कितने क्रूर था वो, कितना क्रूर था। उसने विजय संदेश भेजा, जिसमें लिखा था कि हमने काफिरों के अनेक दुर्ग तथा नगरों पर अधिकार कर लिया है और वहाँ इस्लाम स्थापित किया। जब उसने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की तो उसने एक संदेश भेजा। उसने कहा कि हमने काफिरों के कई किलों और नगरों पर अधिकार कर लिया और हम इस्लाम धर्म को फैलाएंगे। अकबर ने कहा, अपनी रक्तपीपासु तलवार की सहायता से हमने उनके मस्तिष्क से कुफ्र के चिन्ह मिटा दिए तथा संपूर्ण हिंदुस्तान में मंदिरों का नष्ट किया। उसने यह भी लिखा कि उसने अपनी रक्तपीपासु, उसकी तलवार का नाम था, उसने अपनी तलवार की सहायता से अनेक मस्तिष्क यानी कुफ्रों के चिन्ह मिटा दिए, यानी अनेक मस्तिष्कों को धड़ से अलग कर दिया तथा संपूर्ण हिंदुस्तान में इसने मंदिरों को नष्ट कर दिया, अकबर ने लिखा। अकबर ने पूर्ववर्तियों का अनुसरण करते हुए यह विचार अपनाया, उसने विजय वाला विचार अपनाया कि एक शासक को सदैव विजय की इच्छा रखनी चाहिए। यानी उसने कहा कि एक राजा, एक शासक को केवल अपने दिमाग में यह रखना चाहिए कि वह विजय प्राप्त करेगा, अन्यथा उसके शत्रु उसके विरुद्ध शस्त्र उठा लेंगे, नहीं तो उसके शत्रु उसको मार देंगे। जैसे जैसे उसके साम्राज्य का विस्तार होता गया, उसने इसे स्थिर करने के लिए राजनीतिक युक्तियों का प्रयोग किया। यानी जैसे जैसे अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसने कई राजनीतिक युक्तियाँ, कई नियम निर्धारित किया, राजनीतिक युक्तियों का निर्माण किया। उसने पड़ोसी राज्यों की राजकुमारियों के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। यानी उसने जो पड़ोसी राज्य थे उसकी राजकुमारियों के साथ विवाह के संबंध बनाने की कोशिश की। राजपूत एवं क्षेत्रीय शक्तियों का राज दरबार में स्वागत किया। जजिया कर का उन्मूलन किया गया और क्या हुआ कि राजपूत एवं क्षेत्रीय शक्तियों का राज दरबार में स्वागत किया गया। ठीक है, जो राजपूत शासक थे व क्षेत्रीय शक्तियाँ थी उनका अकबर के दरबार में स्वागत किया गया और जजिया नामक कर था ना, मैंने आपको ऊपर बताया था, उसका उन्मूलन, उसको हटा दिया गया। ठीक है, सुलह ए कुल वस्तुत
सभी के साथ शांति या सभी पंथों के प्रति क्षीणता की नीति का अवलंबन किया गया। यानी एक बड़ा टाइप के पेपर में सुलह ए कुल, इसका मतलब क्या है? सुलह, सुलह आपको पता होगा, सुलह समझौता। देखिए सभी के साथ उसने एक सुलह ए कुल नामक अभियान चलाया। उसने क्या किया कि सभी के साथ शांति होगी और सभी की नीतियों का मान रखा जाएगा। अत्रपांतिक संवादों और हिंदू अधिकारियों की उच्च पदों पर नियुक्त एवं अन्य साहसिक सुधारों के माध्यम से अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार स्थिरता प्रदान की और कई राजपूत शासकों का समर्थन प्राप्त किया। यानी उसने कुछ हिंदू अधिकारियों को भी अपने राज्य में रखा, उसने कुछ राजपूत शासकों के साथ अपने संबंध स्थिर किए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके दरबारी इतिहासकार एवं जीवनाकार अबुल फजल ने उसके कथकों को वर्णित किया। यानी वेरी इंपॉर्टेंट है अबुल फजल। देखिए अबुल फजल अकबर के दरबार में एक दरबारी था, ठीक है, अबुल फजल। अबुल फजल अकबर जो भी कहता था लिखता था, अबुल फजल अकबर की खूबियाँ लिखता था, ठीक है। उसने अपने दरबारी इतिहासकार व जीवनाकार अबुल फजल ने उसके कथनों को वर्णित करते हुए लिखा। अबुल फजल ने उसके बारे में लिखा कि औपचारिक रूप से मैंने लोगों को अपने पंथ के अनुरूप ढाला और इसे ही इस्लाम मान लिया। देखिए अबुल फजल ने लिखा कि औपचारिक रूप से मैंने लोगों को एक पंथ के अनुरूप ढाला और इसी इस्लाम माना गया। यानी लोगों को अपने धर्म के प्रति अपने धर्म के नियमों को मानने के लिए कहा अकबर ने। तो उसने अकबर की खूबी लिखी, ठीक है। जैसे जैसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया मुझे अत्यंत लज्जा हुई, ठीक है। अबुल फजल कह रहा है स्वयं मुस्लिम ना होते हुए दूसरों को बलात् ऐसे बनाने के विषय करना अनुचित था, ठीक है। बलपूर्वक मात्रित लोगों से प्रतिबद्धता की अपेक्षा की जा सकती है। यानी अबुल फजल कह रहा है कि जैसे जैसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया ना मुझे लज्जा हुई, क्योंकि स्वयं में मुस्लिम ना होते हुए दूसरे को बलात् ऐसा बनाना विवेश करना पड़ा। यानी धर्म परिवर्तन के बारे में कह रहा है उसको, ये मतलब उस पर बात बता रहा है। उसकी दीर्घ शासन विधि प्राय 50 वर्ष तक यानी 1556 से 1605 में मृत्यु चली। यानी अकबर ने अपने जीवन में 50 वर्ष तक शासन किया और उसने अपना शासन स्टार्ट किया था 1556 में और 1605 में उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इस अवधि का मध्यकाल प्राय यानी शांत रहा, किंतु 15 वर्ष कश्मीर, सिंध, दक्कन, अफगानिस्तान में नए सैन्य अभियान हो गए। यानी उसकी मृत्यु के बाद भी मध्यकाल शुरू हो गया था, जिसने मतलब मध्यकाल शांत रहा, ठीक है। मध्यकाल उसकी मृत्यु के बाद थोड़ा मध्यकाल शांत रहा और 15 वर्षों में कश्मीर, सिंध, दक्कन और अफगानिस्तान में नए सैन्य अभियान उभरे, नए योद्धा उभरे। स्वयं निरक्षर होने के उपरांत भी अकबर फारसी व भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उत्सुक था। यानी वो अनपढ़ था अकबर, लेकिन अकबर फिर भी फारसी और भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए एक्साइटेड था। उसने भारतीय शास्त्रीय विचारों में गहरी रुचि रखी, बहुधा विद्वानों को अपने राज दरबार में आमंत्रित किया। यानी उसने भारतीय जो शास्त्र, भारत के विचार थे उस पर गहरी रुचि दिखाई और जो बहुधा के विद्वान थे उसको अपने दरबार में आमंत्रण इन्विटेशन भेजा। उसने फतेहपुर सीकरी में एक अनुवाद भवन स्थापित किया जहां उसने प्रमुख संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया। यानी उसने फतेहपुर सीकरी है ना, फतेहपुर सीकरी, उसमें एक अनुवाद भवन का स्थापना की जिस जहां पर संस्कृत के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद यानी संस्कृत के ग्रंथों को फारसी में लिखा गया था। इसमें महाभारत, रामायण और भगवत गीता और पंचतंत्र शामिल थे। यानी इसमें महाभारत के श्लोक, रामायण के, भगवत गीता और पंचतंत्र के श्लोक शामिल थे। अकबर के पुत्र जहांगीर ने पिता की भांति ही कला तथा वास्तुकला के प्रति रुचि दिखाई तथा दक्कन में विस्तार प्रस्तुत किया। देखिए आपको आपने पहले पढ़ा था कि बाबर है, ठीक है। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। और अब आया बारी अकबर के पुत्र का नाम क्या है? जहांगीर, ठीक है। अब है जहांगीर की बारी, जो अकबर का पुत्र था। जहांगीर ने भी अपने पिता के जैसे ही कला, वास्तुकला, आर्ट पर अपनी रुचि दिखाई और जो दक्कन का क्षेत्र था उस पर अपना शासन प्रारंभ कर दिया। उसका पुत्र शाहजहां, अब जहांगीर का पुत्र शाहजहां, ठीक है, अकबर का जो पौत्र था, ठीक है। देखिए सबसे पहले था बाबर, फिर था हुमायूं, फिर था अकबर, फिर था जहांगीर, अब है शाहजहां, ठीक है। जहांगीर का बेटा शाहजहां। शाहजहां ने कई विद्रोह का सामना किया, यानी शाहजहां को कई विद्रोह का संघर्षों का सामना करना पड़ा। उसे आगरा स्थित ताजमहल के निर्माता के रूप में स्मरण किया जाता है। यानी आपको पता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने अपने बेगम की याद में, ठीक है, शाहजहां ने। उसे शाहजहां को ताजमहल के निर्माण के लिए अभी भी याद किया जाता है। ताजमहल को आज भी विश्व के महान वास्तुशिल्प चमत्कारों में से माना जाता है। यानी ताजमहल बहुत सुंदर है, इसलिए इसकी वास्तुकला को आज भी माना जाता है। यह जो जब ताजमहल का निर्माण किया गया था तो वह काल
कला, स्थापत्य कला का विकास था। यानी इस समय कला बहुत फैली, जिसमें दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और दिल्ली आगरा के लाल किले सम्मिलित हैं। यानी इस समय दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है और आगरा में दिल्ली में लाल किला वो सम्मिलित है। अन्य शास्त्रीय कलाओं तथा भारतीय संगीत, सुलेख, लघु चित्रकला का भी इस काल में उत्कीर्ण था। यानी इस काल में शास्त्रीय कला, भारतीय संगीत, सुलेख, चित्र इत्यादि का भी इस समय में प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है औरंगज़ेब। इसे हम करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये सारा बाबर की पीढ़ी का बता रहा है। ठीक है, बाबर की पीढ़ी में कौन कौन से राजा थे, कौन कौन से शासक थे, उनके बारे में। अब आप पूछ रहे होंगे कि औरंगज़ेब कौन है। औरंगज़ेब ये है, औरंगज़ेब था ना, ये शाहजहाँ का उत्तराधिकारी, यानी उसका पुत्र था। सिंपल, आप देख रखे हैं कि कितनी पीढ़ी है। पहले था बाबर, फिर था हुमायूं, फिर था अकबर, फिर था जहांगीर, फिर था शाहजहाँ, जिसने ताजमहल का निर्माण करा। शाहजहाँ के बाद उसका 2 पुत्र थे, एक का नाम था दारा शिकोह, एक का नाम था औरंगज़ेब। लेकिन औरंगज़ेब के बारे में ज़्यादा है, औरंगज़ेब के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं पार्ट 5 में, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं पार्ट 5 में। ठीक है, औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे।